रिकॉर्डिंग का मैसेज के स्क्रीन से Yes, ma'am. यस मैम। तो देखो हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ रहे तो उसमें इलस्ट्रेशन 6, 7, 8 ये 3 किया है ना। मतलब ये कौन से वाले मेथड से कर रहे हैं हम लोग? 2 मेथड होता है, एक होता है हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल। तो ये कौन सा वाला कर रहे हैं? वही है। हाँ वो तो कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया। हिस्टोरिकल मेथड हम लोग का कंप्लीट है। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? नॉन हिस्टोरिकल, जिसमें हम लोग सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके करेंगे। ठीक है। ये हिस्टोरिकल क्यों है पता है? क्योंकि देखो ना, हम लोगों ने कब कौन सा स्टॉक पहले खरीदा था उसके बेसिस पे हम लोग उसे वैल्यू निकालते हैं ना, पुराना सारा स्टॉक। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है हमारे पास, अभी जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोगों ने कर लिया है इलास्ट्रेशन 6, इसी से स्टार्ट था ये क्वेश्चन 6, 7, 8 और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा, पेन करने के लिए। अच्छा, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे? देखो अभी हम लोग करेंगे पहले यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, 2 लास्ट क्लास में कर लिया, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखो इसका कोई रूल्स नहीं होता। ठीक है, इसको समझना ही मेन बात है, अगर समझ जाओगे तो ही कर पाओ। यहाँ पर बोला है एक्स who was closing his books on 31st March 2022 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2022। तो नॉर्मली ये अपना स्टॉक कब कैलकुलेट करता है, लेकिन किसी कारण से वो कर नहीं पाया। कब किया? 9th अप्रैल को, मतलब बाद में किया। ठीक है, व्हेन इट वाज ascertained by him to be worth 2,50,000। तो जब कैलकुलेट किया 9th अप्रैल को तो उसका वैल्यू कितना निकल के आया? 2,50,000। ठीक है। फिर बोल रहे इट वाज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में एंटर्ड होता है ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन रिटर्न बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। तो बोल रहा है कि सेल्स बुक में सेल्स बोल के हम लोग एंट्री कब करेंगे? बोल रहा है कि जिस दिन, हाँ मतलब सेल से कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैंने किसी कस्टमर को बेच दिया, बेचने के बाद उसने मेरे पास ही इतना स्टॉक रख दिया, तब तब हम सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब वो लेके चला जाएगा। मतलब मेरे यहाँ से फिजिकली स्टॉक जब चला जाएगा तो ही हम सेल मानते हैं, ये रूल्स है इनका। और रिटर्न इन्वर्ट के लिए क्या है? जब गुड्स, हाँ जैसे कोई फोन करके कस्टमर बोल दिया हम ये चीज रिटर्न करने वाले, बट अभी तक वो चीज भेजा नहीं है, तो जब तक रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसे क्या नहीं मानेंगे? सेल्स रिटर्न नहीं मानेंगे। परचेज आर entered in the purchase day book once the invoices are received। बोल रहा है कि परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर, लेकिन फिजिकली स्टॉक रिसीव से कोई मतलब नहीं है। कब रिकॉर्ड करेंगे? इनवॉइस मिलने से ही रिकॉर्ड, मतलब सप्लायर ने इनवॉइस भेज दिया कि ये लो भाई तुम्हारा इतना बिल है। ठीक है, तो तभी हम लोग क्या मान लेंगे? परचेज। उसने अभी तक जो आइटम है वो नहीं भेजा, लेकिन क्योंकि इनवॉइस रेज कर दिया तो परचेज हम लोग को मानना पड़ेगा। मतलब सेल्स का रिकॉर्डिंग, सेल्स रिटर्न का रिकॉर्डिंग लगभग एक जैसा है। वो फिजिकल गुड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्टॉक चला गया तो सेल मानेंगे, स्टॉक वापस आया तो रिटर्न मानेंगे। लेकिन परचेज के केस में ऐसा नहीं है कि स्टॉक मिला तो परचेज मानेंगे। परचेज के केस में है इनवॉइस रेज हुआ तो हम लोग को परचेज मान लेना है। It was found that sales between 31st March से लेके 9th April as per the sales day book are 17,200। Purchase between 31st March से लेके इतना as per the purchase day book 1,200। Out of these goods amounting 500 were not received until after the stock was taken।
तो ये अभी हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, समझ जाओगे। तो जिस दिन स्टॉक टेकिंग होना चाहिए था नहीं हुआ, और जिस दिन हुआ उस बीच में, तो उस बीच में बिजनेस थोड़ी बंद था, बिजनेस तो चल ही रहा था। तो उसमें परचेज हुआ इनका, कुछ सेल्स हुआ, वो भी बता दिया। और एक चीज हुआ है, 500 अभी तक रिसीव नहीं हुआ अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन। ठीक है, मतलब 500 क्या है, स्टील इन ट्रांजिट। क्योंकि देखो बोल रहा है कि परचेज हुआ था 1200, इसमें से 500 अभी तक रिसीव नहीं हुआ, मतलब 1200 रुपीज का हम लोगों ने स्टॉक परचेज किया, लेकिन 500 रुपए का स्टॉक अभी तक हमारे पास आके नहीं पहुंचा है। जब हम लोगों ने स्टॉक टेकन किया, मतलब जब हम लोगों ने ये 2,50,000 निकाला, तब 1200 रुपए में से 500 रुपए का स्टॉक फिजिकली हमारे पास नहीं पहुंचा था। ये चीज बोल रहा है क्वेश्चन। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022, बट goods received only on 4th April 2022 1000, मतलब इनवॉइस रेज हुआ था मार्च में, मंथ ऑफ मार्च बोला है, डेट नहीं बोला है। ठीक है, इनवॉइस रिसीव हुआ था 22 मार्च में। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट कब हुआ है वो डेट बता दिया है, 4th अप्रैल को। कितने का, 1000 का। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इतने परसेंट ऑन कॉस्ट। एसर्टेन द वैल्यू ऑफ, देखो क्या बोल रखा है, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हम लोगों को 31 मार्च 2022 में कितना स्टॉक था वो निकालना है, जो वो लोग निकाल नहीं पाए। और आगे जाके मतलब थोड़ा डिले हुआ, 9th अप्रैल को निकाला, लेकिन हम लोग को यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला है, लेकिन फिजिकल स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला है। अब ये फिजिकल स्टॉक का वैल्यू का मतलब, हाँ, फिजिकल स्टॉक का वैल्यू मतलब मेरे गोडाउन में जो स्टॉक मुझे दिखेगा, ठीक है, जो हम फिजिकली चेक कर सकते हैं वही बताना है। अगर मैंने कुछ ऐसा स्टॉक परचेज किया है लेकिन उस वो अभी तक फिजिकली आके नहीं पहुंचा है, तो वो गोडाउन में नहीं है, तो वो मेरे स्टॉक टेकिंग का पार्ट नहीं होगा। नॉर्मली होता है, नॉर्मली अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे चलता है ना। तो अकाउंट्स में क्या है कि हम गुड्स डिस्पैच करें या ना करें, सेल तो सेल ही होता है, बट इनका जो रूल्स है हमें वो फॉलो करना है। और इनवॉइस रेज होने से परचेज मानना है, लेकिन ये लोग बोल रहे फिजिकली स्टॉक बताओ कि कितना है। ठीक है, मतलब ये नहीं देखना है कि मेरा इनवॉइस रेज हो गया क्या हुआ, नहीं, फिजिकली जो स्टॉक रहेगा मुझे वो बताना पड़ेगा 31 मार्च को कितना फिजिकल स्टॉक है। तो सबसे पहले ना हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। तो देखो कैसे होगा। मैम हम लोग क्वेश्चन 2 जो किए थे वो हिस्टोरिकल मेथड से था या नॉन हिस्टोरिकल? नॉन, अच्छा ठीक है। तो देखो 31 मार्च 2022 लिखते हैं। ठीक है, इस दिन स्टॉक का कैलकुलेशन होना चाहिए, बट हम लोगों ने किया कब है, 9th अप्रैल 2022। इसको इतने अच्छे तरीके से बना लेंगे कि क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 9th अप्रैल को कितने का स्टॉक हमें दिखा, 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो कैलकुलेट करके दिख रहा है ₹2,50,000। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इनका एक रूल्स है, क्या है कि सेल्स और सेल्स रिटर्न कैसे मानते हैं, जब वापस आता है और जब डिस्पैच होता है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि परचेज इनवॉइस रेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देते परचेज, ये कैसे मानते हैं, परचेज मानते हैं कि इनवॉइस रेज हुआ तो परचेज मान लेंगे। और सेल्स और सेल्स रिटर्न का क्या है, सेल्स एंड, हाँ, सेल्स रिटर्न ये फिजिकल स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल स्टॉक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब तो देखो ये फर्स्ट वाला पैरा कर लिया वहां पर, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट, अब बोल रहा है कि इट वाज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च से लेकर 9th अप्रैल तक सेल्स डे बुक में कितना दिख रहा है, 17,200। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस पीरियड में सेल्स कितना है, 17,200। ठीक है, और इस पीरियड में ही देखो परचेज कितना दिख रहा है, सेम वही डेट दे दिया है 1,200। यहाँ पर परचेज दिख रहा है हम लोग को 1,200, बट इसमें एक पॉइंट और बोला है, हाँ, इसमें 500 का जो स्टॉक है, इसके अंदर 500 का ऐसा स्टॉक है जो कि क्या बोला है देखो, नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक टेकन, मतलब ये जब स्टॉक कैलकुलेशन हुआ था ये रिसीव नहीं हुआ है, मतलब फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो फिजिकली रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन इनवॉइस रेस जरूर हुआ होगा, क्यों बोलो,
जब परचेस 1200 रिकॉर्ड किया है बुक्स में, तो इनवॉइस के बेसिस पे ही तो जर्नल एंट्री किया होगा अकाउंटेंट ने, ठीक है, तो फिर ट्रांजैक्शन हुआ होगा, लेकिन 500 का स्टॉक नहीं आया, तो फिर ये इसको हम लोग बोलेंगे कि फिजिकली ये क्या है, स्टिल इन ट्रांजिट। अच्छा, फिर यहाँ तक हो गया, देखो ये पैरा भी कंप्लीट। अब बोल रहा है गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022, तो मार्च 2022 मतलब ये वाला मंथ, देखो ये 1 मार्च 22 से लेके यहाँ तक, ये मार्च 22 हो गया। इसमें हम लोग को डेट नहीं बोला है कि कौन सा डेट है, तो बोल रहा है ड्यूरिंग गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल। तो बोल रहा है ऐसा कोई गुड्स है जो मार्च के मंथ में इसका इनवॉइस रेज हुआ था, बट वो रिसीव्ड कब हुआ, 4 अप्रैल 2022। अब 4 अप्रैल कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा 4 अप्रैल 2022। यहाँ पर जो इनवॉइस रेज हुआ था वो स्टॉक यहाँ पर मिला है, ठीक है, यहाँ रिसिप्ट हुआ है। तो मतलब ये फिजिकली रिसिप्ट का बात हो रहा है, बोलो फिजिकली गुड्स रिसिप्ट यहाँ पर हुआ है। कितने रुपए का था वो स्टॉक, 1000, ठीक है, लेकिन उसका इनवॉइस रेज कब हुआ था, यहाँ इनवॉइस रेस। अब ये डेट तो बोला नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनवॉइस रेस जो मार्च में हुआ था उसका रिसिप्ट हुआ है हम लोग को 4 अप्रैल को, ये बताया। और अब हम लोग को बोल रहा है कि इनका जो नॉर्मल जीपी है वो है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट, तो जीपी जो है वो है 33 and 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, बोला है कि 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक बता, मतलब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो भी कैसे बताना है, फिजिकल, फिजिकल स्टॉक टेकिंग बताना है, ठीक है, कि फिजिकली कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, ये हम लोग को बताने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहला बात है कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो तो अगर मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ का डिटेल्स है, मतलब अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को निकालना कैसे, हम लोग को तो फॉर्मूला यूज करना है ना, फॉर्मूला क्या सिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, मुझे ये निकालना है, लेकिन मेरे पास डेटा कहाँ है, ये यहाँ से मुझे कैलकुलेट करते हुए जाना चाहिए, है ना, तो हम ये वाले पॉइंट को ओपन, ये वाले पॉइंट को हम क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी तो हम क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं, बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ठीक है, तो मुझे इधर से इधर आना है, तो ये कैलकुलेट तो क्लोजिंग स्टॉक बोला है, लेकिन इसको समझने के लिए क्या हम लोग ये बोल सकते हैं इसे ओपनिंग स्टॉक, मतलब ये डेट जब इधर का है तो हम बोल सकते हैं इसे ओपनिंग स्टॉक, लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे, रिवर्स वाला लगाएंगे ना, तभी तो होगा, ठीक है, मतलब यहां से यहां जाना, ऑपोजिट जाना। तो फिर मेरे पास क्या अवेलेबल है, मुझे ये निकालने के लिए बोला है जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो ये वाला लगा सकते हैं, बट मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं ना, क्योंकि मेरे पास देखो मेरे पास स्टार्टिंग का डेटा नहीं है, जो भी मेरा टाइम पीरियड है मेरे पास एंड का डेटा, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये वाला जो है इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे, तो हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग को क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि डेट आगे का आ रहा है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेस, ये करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन लिखना नहीं है आंसर में कि ओपनिंग स्टॉक, लिखना है डेट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, जो कि एक क्लोजिंग डेट होता है, उस डेट का निकालना है, बट हम लोग को ट्रीटमेंट ऐसा करना है क्योंकि हमें तो उसके बाद का कैलकुलेशन दिया है, तो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे, तो इस तरीके से कैलकुलेट करें, लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन कौन सा डेट का,
हाँ 31 मार्च 2022। अच्छा, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2022 कितना स्टॉक था हम लोग के पास? 2,50,000। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो स्टॉक डेट वाइज लिखा है, तो ये हम लोग को दिमाग में इसको क्या रखना है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक से अगर ओपनिंग डेट में जाना है तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या ऐड करना पड़ेगा? अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूले को इधर से उधर लिखा, उसमें क्या ऐड किया? सीओजीएस। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ये देखो ना अभी तो लिखा, ये लिख लोगे फिर इसके हिसाब से चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में क्या ऐड करेंगे? सीओजीएस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है, हमें जो भी निकालना है फिजिकल के बेसिस पे निकालना है, ठीक है? तो सीओजीएस का मतलब क्या है कि जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिया उसका कॉस्ट कितना है। तो अब देखो जो गुड्स बेच दिया, अब कौन सा वाला बेचने का देखोगे, ये देखो 17,200। ठीक है, तो पहले लिखो सेल्स 17,200। इसमें प्रॉफिट हटा देते हैं। प्रॉफिट कितना है? तो ये लोग नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? तो बोला है देखो 33 1/3% ऑन कॉस्ट। हम लोग को इसको किस पे निकालना पड़ेगा? सेल्स पे, क्योंकि सेल के ऊपर ना ये डेटा अप्लाई करेंगे। तो 33 1/3% का मतलब कितना होता है? 1/3 होता है। ये देखो, ये 33 1/3 का मतलब कितना होता है? 100/3%। और 100/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब 1 रुपीज प्रॉफिट और 3 रुपीज कॉस्ट। तो अगर हम लोगों ने 3 रुपए कॉस्ट में खरीदा और 1 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेचा? 4। कॉस्ट ऐसा होता है, 4 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 1/4। बोलो, ये समझ में आ गया? 1/4 होगा। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है, तो अब इस पे 1/4 लगा, 4,300। ठीक है, तो सीओजीएस पता चल जाए 12,900। ठीक है, तो ये हो गया टोटल स्टॉक अवेलेबल। कितना आ रहा है? हाँ, मतलब क्या हुआ कि मेरे पास मुझे क्या करना है, 9 अप्रैल से 31 में जाना है, तो मेरे पास 2,50,000 का स्टॉक था। मैंने जो स्टॉक बेच दिया उसको भी हम ऐड करेंगे, तब ना पता चलेगा कि 31 मार्च को मेरे पास कितना स्टॉक था। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल इतना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अब बीच में परचेज लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब परचेज में कुछ एक पॉइंट बोला है, परचेज कितना है टोटल? 1,200, लेकिन उसमें हाँ स्टील इन ट्रांजिट कितना? 5। तो फिजिकल स्टॉक टेकिंग हमें बोला है, तो फिर क्या परचेज में ये 500 जो इंक्लूडेड है वो इंक्लूड रखे कि हटा दें? माइनस कर देंगे, क्योंकि जब वो फिजिकली है ही नहीं हमारे पास स्टॉक, तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्योंकि हम लोग तो ये चाहते हैं कि गोडाउन में जो मुझे दिखेगा, ठीक है, हाँ जो मेरे व्यू में आएगा वही स्टॉक मुझे बताना है। तो 500 तो मेरे व्यू में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रास्ते में है, वो तो ट्रांजिट में है। तो हम परचेज कितना बताएंगे? माइनस करके 700। और परचेज को मुझे क्या करना है? लेस, क्योंकि वो फॉर्मूला चेक करो, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस क्या करना पड़ेगा? परचेज। ठीक है, तो ये 700 को माइनस कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब हम लोग देखो कहां तक पहुंच गए। हम लोगों ने ये 2,50,000 में जो परचेस किया था वो लेस किया। देखो परचेस क्यों लेस होता है उसका लॉजिक भी देख लो। मुझे यहाँ का स्टॉक पता करना है, ठीक है, तो यहाँ परचेस तो बाद में हुआ, तो परचेस तो मेरे इस काउंटिंग में आना नहीं चाहिए। मुझे अगर 31 मार्च का पता करना है, फॉर्मूले से क्या लेना देना, मुझे ये वाला स्टॉक यहाँ कितना था वो बताना है। तो अगर मैंने इस बीच कुछ खरीदा है तो वो लेस हो जाना चाहिए, और कुछ बेच दिया तो वो क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए। तो वही किया है, देख लो, वही फॉर्मूला खुद ब खुद वही बन रहा है। अब ये वाला, ये फिजिकल गुड्स रिसिप्ट देखो, मुझे यहाँ का स्टॉक काउंट कर, ठीक है, मेरा ये स्टॉक का इनवॉइस रेस यहाँ पर हुआ था, और फिजिकली ये स्टॉक मुझे 1,000 यहाँ पर मिला। तो इनवॉइस कभी भी दे दो। तुम लोग ये बताओ कि अगर मुझे स्टॉक फिजिकली यहाँ रिसीव हुआ, क्या वो स्टॉक यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा?
4 तारीख को रिसीव हुआ तो 31 मार्च को क्या वो स्टॉक था? 31 मार्च नहीं। के बाद तो 4 अप्रैल है, नहीं था। तो नहीं था तो क्या कर दोगे? हटा देंगे, ठीक है, नहीं था तो हटा देंगे, तो हटा दो, माइनस कर, ठीक है। तो लिखो गुड्स इनवॉइस्ड ऑन 31st of March 2022 but received on 4th April मैम स्टिल 2022। इन ट्रांजिट माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फिजिकली है नहीं हमारे पास, वो ट्रांजिट में है, क्योंकि हम लोग फिजिकल स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा, ये डेट मैंने अपने हिसाब से दे दिया, इसका कुछ डेट नहीं बोला था। गुड्स इनवॉइस्ड ऑन मंथ ऑफ मार्च भी लिख सकते हो तुम लोग, डेट तो कुछ बोला नहीं था, मैंने ऐसे ही 31 मार्च लिख दिया, क्योंकि डेट कुछ भी दे, डेट 1 तारीख से 31 मार्च के अंदर कोई भी डेट दे दे, मेरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? 1000 तो मेरा माइनस ही होगा, ठीक है। तो अब कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टॉक एज ऑन 31st of March 2022। तो ये फिजिकली स्टॉक कैलकुलेट हो, ठीक है। मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग के प्रोसेस में नहीं हुआ। नॉर्मल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल स्टॉक है तो हम लोग जो ट्रेडिंग में निकालते हैं उसमें जरूरी थोड़ी होता है कि सब फिजिकल। जैसे अगर कस्टमर स्टॉक रख के चला जाता है, हम लोग बेच देते, तो भी तो हम लोग सेल में उसे काउंट कर लेते हैं ना। परचेज इनवॉइस रेस हो गया तो परचेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो आके पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है। सेल्स रिटर्न जैसे कस्टमर ने बोल दिया हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि वो भेजेगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर बोला था फिजिकली स्टॉक टेकिंग करो, तो हम लोगों ने उस तरीके से किया, ठीक है। और ये 1/4 का वर्किंग नोट बना लेना पड़ेगा तुम लोग को, ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट वाला। तो ये देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो हम फिर से बता देते हैं। वैसे हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया हुआ है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 33 1/3%। तो 33 1/3% को ऐसे लिखा जाता है 100/3%। 100/3% मतलब होता है 100/3 होल डिवाइडेड बाई 3। जैसे कि 5% मतलब 5/3। तो 100/3% मतलब 100/3/100। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 का मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब, तो 1 रुपया प्रॉफिट 3 रुपया कॉस्ट, तो 1 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया, 3 रुपीज कॉस्ट इनकर्ड करके। तो प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो जाएगा? 1 रुपीज प्रॉफिट फिक्स रहेगा, सिर्फ तो सेल और कॉस्ट हमारा चेंज होगा। तो सेल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहाँ पर 3+1 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया? 1/4। तो प्रॉफिट अगर सेल के ऊपर निकाले तो वो हो जाएगा 1/4, मतलब 4 रुपया सेल प्राइस में 1 रुपया प्रॉफिट। तो हम लोग का सेल प्राइस कितना था? 17,200। तो 4 में अगर 1 रुपया प्रॉफिट है तो 1 में 1/4, तो 200 में हो जाएगा 1/4 इंटू 17,200। तो वैसे करके किया हुआ है। ये सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करना। तो ये आ रहा है 25% ना, এটা কত আসছে? हाँ, और इसको अगर परसेंटेज में निकालोगे जैसे इन्होंने निकाल रखा था तो वो भी कर सकते हैं। 25%, 25% मतलब ही 1/4, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोगों ने किया हुआ था, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ये वाला, ठीक है। देखो, बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000। अच्छा, तो बोल रहा है इनका नेट प्रॉफिट दिख रहा है 6 लाख और इनका क्लोजिंग स्टॉक है 3,75,000 on 31st March 2022. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. तो चेकिंग हुआ, स्क्रूटिनी का मतलब चेकिंग हुआ, चेक करने पे कुछ दिख रहा है इनको। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स इन्होंने नए शॉप के लिए खरीदा था, जिसको इन्होंने परचेज में इंक्लूड कर दिया। तो क्या ये सही किया है? इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का मतलब क्या होता है? ये सब, हाँ, ये सब इलेक्ट्रिक फिटिंग, जैसे वो स्विच बोर्ड, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, मतलब ये फिक्स्ड एसेट हो जाता है, ये रोज रोज कोई नहीं बदलाता है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, तो ये तो फिक्स्ड एसेट हो गया। तो क्या फिक्स्ड एसेट परचेज में आता है? नहीं, ठीक है। तो फिर इन्होंने इसमें क्या कर दिया है?
गलत कर दिया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है हनुमान gave away goods valued 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of the accounts। तो ये तो omission हो गया, ठीक है, एंट्री करना चाहिए था बट इन्होंने एंट्री नहीं किया है, तो इसका भी, इसका मतलब ये प्रॉफिट क्या सही आया है, नहीं आया है, क्योंकि इतना सारा चीज गलत हो रखा है। फिर बोल रहे हैं इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2,50,000 have been entered on 27th March 2022 but the goods were not included in stock। तो बोल रहा है कि इतने रुपए का गुड्स का इनवॉइस रेज हुआ था लेकिन हम लोगों ने उसको अपने स्टॉक में दिखाया ही नहीं, तो ये भी ऑमिशन हो गया। फिर बोल रहा है इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022। अच्छा, मार्च में गुड्स बेचा था, ठीक है, डिलीवरी भी कर दिया था, बट उसको उन्होंने अप्रैल में सेल दिखाने का सोचा है। वो सोच सकते हैं वो, लेकिन ये सोच तो गलत है ना, क्योंकि देखो हम लोग का अकाउंट्स क्या बोलता है, ड्यूरिंग द पीरियड का चीज दिखाना चाहिए। तो अगर मार्च का सेल है तो मार्च में ही दिखाना पड़ेगा, तो अगर हम लोगों ने मार्च का सेल मार्च में नहीं दिखाया है तो फिर हम लोग का प्रॉफिट गलत आया होगा। फिर बोल रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न in March 2022 at a margin of profit 33 and 1/3% on cost. Though approval was given in April 2022, these were taken as sale for March 2022। मतलब सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है, बोला था मैंने कभी, सेल और रिटर्न बेसिस। हाँ, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, जैसे भी ऑनलाइन में सारा ही सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ही होता है, शायद बोला था कभी, मुझे लग रहा है ऐसा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस होता है। क्यों, देखो हम लोग मतलब जो रिटर्नेबल गुड्स होता है, ठीक है, जैसे बोल दिया कि आप 15 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हो। अब तुम लोग एज ए कस्टमर नहीं सोच के एज ए सेलर सोचो, तो जब तक 15 डेज पार नहीं हो जाएगा, क्या उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि क्या पता मेरा गुड्स अगर रिटर्न हो जाए, तो वो सेल के बारे में कंफर्म नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इस तरीके के सेल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, वैसे तो इसको रिकॉर्ड करने का 3 तरीका होता है, ठीक है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो है उसमें सेल को सेल ही मान लेता है वो लोग, ठीक है, कि भाई ये सेल ही मान लेते हैं, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेल रिटर्न जैसे उसके रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन इस बीच अगर क्लोजिंग स्टॉक का डेट आ गया तब प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बनेगा मतलब फाइनल अकाउंट्स का डेट आ गया, तो मुझे तो ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग बनाएंगे तो वहां पर मुझे सेल्स दिखाना है। अब मैंने वो अप्रूवल बेसिस वाला सेल्स दिखा दिया, अब जिसको मैंने बेचा था वो मान लो कि रिटर्न कर दे रहा है, लेकिन मेरा फाइनल अकाउंट उसके पहले बना, तो मैंने अगर वो सेल को सेल दिखा रखा है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत आएगा, क्योंकि मैंने उस सेल को भी दिखा दिया, तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब अगर वो सामान बिका ही नहीं तो मेरा तो फाइनल अकाउंट गलत बन गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो अकाउंट ये बोल रहा है कि क्योंकि कंफर्म नहीं है तो सेल को कैंसिल कर दो, ठीक है, ठीक है, चलो सेल कैंसिल कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सही आ जाएगा, लेकिन कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को कैसे मैच करोगे, क्योंकि जो सेल किया उसे खरीदा था, ठीक है, परचेज में वो इंक्लूड था। तो परचेज स्टॉक का तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो बिक गया या तो वो क्लोजिंग स्टॉक बन गया। तो मैंने परचेज स्टॉक को सेल दिखाया था बट उसे कैंसिल कर दिया, ठीक है, लेकिन अब उसको फिर क्या दिखाए, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मेरे पास तो है नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली उसे सेल रिकॉर्ड करते हैं, बीच में अप्रूवल डेट के पहले अगर फाइनल अकाउंट्स बनने का कंडीशन जनरेट होता है, तो क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट्स गलत बने तो प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन परचेज तो किया था ना उसको, तो फिर उसका क्या कंडीशन दिखाए, तो उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल के दिखा देंगे, ताकि कॉस्ट के साथ हमारा जो मैचिंग कंसेप्ट है वो फॉलो हो जाए, ठीक है। तो ये अप्रूवल बेसिस वाला कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च 2022 एंड एडजस्ट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दैट डेट। तो हमें नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने बोला, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना सारा गलती कर रखा है। अच्छा, ये यहाँ क्या गलती किया था, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sent on sale or return in March at a margin of this though approval was given in April। हाँ, तो देखो मार्च में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना था बट अप्रूवल कब आया, अप्रैल, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। दीज वेयर टेकन एज सेल फॉर मार्च 2020। तो ये बता दिया है कि इन्होंने इसका ट्रीटमेंट क्या किया था, इन्होंने मार्च का सेल बोल के ही उसे माना था, ठीक है, सेल माना था,
सेल कैंसिल कर दो क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनने वाला और उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। ये ट्रीटमेंट इन्होंने किया नहीं है, मतलब ये भी हम लोग का ओमिशन है, तो ये ट्रीटमेंट भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी गलत आया होगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग का, हाँ देखो, जब भी हम लोग का प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में इंपैक्ट आने से क्लोजिंग स्टॉक में इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट में क्या आएगा, इंपैक्ट आएगा। तो मेरा प्रॉफिट अगर गलत आ रहा है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। जैसे कि एक तो यहाँ पर, दूसरा ये वाला ठीक है। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक, हाँ फ्री सैंपल वाला भी देखते हैं। ये वाला जो है ये सब बोला है, ये तो कंफर्म है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। मेनली वही निकालने के लिए बोला है, लेकिन नहीं, एडजस्ट नेट प्रॉफिट भी करने बोला है, ठीक है। सिर्फ वो करने से तो 2 लाइन में हो जाता है, नेट प्रॉफिट भी एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज पूछ लेते हैं कि ये प्रॉफिट निकल गया तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज में करने वाला है। रेक्टिफिकेशन का 3 स्टेज होता है। जर्नल बनने के बाद, जर्नल लेजर बनने के बाद, सॉरी जर्नल बनने के बाद, जर्नल लेजर ट्रायल बन, हाँ ये पीएल बनने के बाद हो रहा है। फाइनल अकाउंट्स, ये पूरा फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद ही हो रहा है, मतलब पीएल बन गया तो फाइनल अकाउंट्स ही ना बन गया। तो उस केस में हम लोगों का रूल्स क्या होता है, रूल्स ये होता है कि जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वहां पर नॉमिनल अकाउंट को हमें किससे रिप्लेस करना, पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। और अगर सिर्फ जर्नल लेजर के बाद होता तो फिर हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। और जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस होता है तो फिर हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सस्पेंस का यूज हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कॉलम बनेगा करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, नहीं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, पीएल दे दिया है 6 लाख, चाहे गलत हो दिया हुआ है तो पीएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट। बाई साइड जाएगा ना क्योंकि प्रॉफिट है, तो ब्रॉट डाउन किधर करेंगे, हाँ मतलब क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। अगर लॉस होता तो फिर हमें टू बैलेंस, टू नेट प्रॉफिट बोल के लिखना पड़ता। और क्लोजिंग स्टॉक पहले से जो पता है वो लिखो, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बट गलत है तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को गिवन है 3,75,000। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदा था तो उसका सही एंट्री क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट का नाम लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट है तो उसका नाम लिखना पड़ता है, टू कैश 15,000। गलत क्या किया हम लोगों ने, हाँ परचेज टू कैश करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो टू कैश होना चाहिए, हम लोगों ने टू कैश किया, उसको कुछ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स डेबिट होना चाहिए जो नहीं किया है, हाँ
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को 15,000 डेबिट कर देंगे, टू परचेस कर देंगे, परचेस को कैंसिल कर देंगे। तो अकाउंट्स में डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट करके कैंसिल किया जाता है। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो हम लोग का रेक्टिफिकेशन एंट्री एक्चुअली में क्या हो जाएगा? तो नॉमिनल अकाउंट इसमें से कौन सा? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और परचेस। तो फिर मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 15,000, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे? बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट में लिख दो बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पोस्ट हो जाएगा। 15,000। अच्छा, वैसे भी देखो, ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का ये तो एंट्री करके हम लोगों ने किया, लेकिन अगर हम लोग एंट्री नहीं करते तो कैसे सोचना पड़ता? पहला बात है कि मैंने ये खर्चा दिखाया था, तो किधर दिखाया होगा? डेबिट साइड, क्योंकि ट्रेडिंग जब बनता है परचेस किधर दिखाते हैं? डेबिट। वो मुझे नहीं दिखाना है तो उसको कैंसिल करने के लिए किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो उधर लिख दो, कैंसिल हो गया बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कौन सा गलती किया हुआ है देखते हैं। 40,000 का फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसका कोई एंट्री नहीं हुआ, तो बोलो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री। हाँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेस होता है इसका एंट्री। फोर्टी थाउजेंड। गलती क्या हुआ है? हम लोगों ने कोई एंट्री किया ही नहीं है, तो अब एंट्री कर दो। लेकिन क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो फिर नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या लिखे? पीएल एडजस्टमेंट टू पीएल एडजस्टमेंट 40,000। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग कैसे करोगे? देखो, टू पीएल एडजस्टमेंट बाई पीएल एडजस्टमेंट बोल के भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा लैंग्वेज यूज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लगता है। टू पीएल एडजस्टमेंट बाई पीएल एडजस्टमेंट लिखने को लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया बट उसका एंट्री नहीं किया। तो सोचो, अगर ये तुम लोग को फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट देता है तो तुम लोग उसको क्या करते? परचेस से लेस करते हो, पीएल में दिखाते हो एडवर्टाइजमेंट बोल के। ठीक है, तो अभी भी तो पीएल है, नहीं रिकॉर्ड किया है तो एडवर्टाइजमेंट बोल के दिखाओ। क्या लिखोगे? टू एडवर्टाइजमेंट। तो एक पीएल एडजस्टमेंट पोस्ट हो गया, कितना? 40,000। तो खर्चा दिखाते हो, नहीं दिखाया है, दिखा दिया। परचेज से लेस करते हो। ठीक है, अब देखो, मेरे पास अगर ट्रेडिंग होता तो परचेज से हम लेस करके दिखा देते। ठीक है, बट मेरे पास तो परचेज है नहीं कि हम उसके नीचे लेस करके लिखते। तो लेस नहीं कर सकते तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि लेस इधर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट किधर दिखा देंगे? बाई साइड, क्योंकि परचेज तो है नहीं मेरे पास कि हम लेस करके लिखे, तो उसकी जगह हम बाई साइड दिखा सकते हैं। तो बाई साइड में क्या लिख दोगे? बाई परचेज बोल के लिख दो, फ्री सैंपल वाला केस है। ठीक है, और नहीं तो बाई पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। Invoice for goods amounting to like 50 have been entered on 27th March, but the goods were not included in the stock. तो क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? ट्रेडिंग में। तो क्या होता है उसका एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग
ठीक। अच्छा, अब इसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है तो अभी कर दो, क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब ये दोनों में नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? ट्रेडिंग। ठीक है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, तो पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, पीएल एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। लिखो, पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसको और एक तरीके से भी सोच सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, कहाँ होता है? ट्रेडिंग पीएल में होता है, तो किधर लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखते हैं, तो वही लिख रहे हैं। तो एंट्री पोस्ट करोगे तो भी जैसा दिखेगा, अगर उस तरीके से बिना एंट्री करके करते हो तो ऐसा सोच के कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट वो क्लोजिंग स्टॉक में भी आएगा। यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक नॉट recorded previously, now recorded, now recorded। कितना हो जाएगा? 2,50,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। हाँ, in March 2022 goods of 2 lakh sold and delivered were taken in the sales for April। तो ये तो गलत है, मुझे मार्च का ही सेल दिखाना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? सेल का एंट्री बोलो, डेटर टू सेल। अगर हम लोग क्रेडिट सेल मानते हैं, ठीक है, चलो डेटर टू सेल ही लिख लेते हैं। वैसे कैश भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 लाख। ये मार्च का सेल मार्च में दिखाना है, मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। गलती क्या है? रिकॉर्ड नहीं किया। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 लाख। तो इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? सेल्स है, तो क्या हो जाएगा? डेटर्स टू पीएल एडजस्टमेंट 2 लाख। तो सेल रिकॉर्ड नहीं किया है तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा? चलो, तो प्रॉफिट दिखाने के लिए सेल वैसे कहाँ रिकॉर्ड करते हो बोलो? ट्रेडिंग में बाई साइड में। ठीक है, तो एंट्री भी देखो बाई का ही हो रहा है, टू पीएल एडजस्टमेंट है ना, डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट है, तो देखो एंट्री बाई साइड ही जा रहा है। क्या लिखोगे? बाई डेटर्स सेल का रिकॉर्ड 2 लाख। अच्छा, अब ये अप्रूवल बेसिस, इसमें बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वेर सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब हम लोग सेल करते हैं इसको नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो बोलो नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होता है? ये डेटर टू सेल कंफर्म है, डेटर टू सेल ही करना है, क्योंकि इसका कैश थोड़ी मिला है, तो फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कहाँ से होता है? ये कैसा सेल है? क्रेडिट सेल ही है। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या होना चाहिए? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना है? देखो ये बोला है 75,000 का कॉस्ट है, तो इसका सेल वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे ना, डेटेड टू सेल्स को 75,000 थोड़ी ना लिखोगे, वो तो कॉस्ट है। ठीक है, तो सेल वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे? बोल दिया है कितना प्रॉफिट है, 33 एंड 1/3% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का डेटा है, कॉस्ट पे ही बता दिया, तो 33 एंड 1/3% मतलब 1/3 होता है, अभी तो बोला। तो 75,000 का क्या करना है? 1/3, तो 75,000 प्लस इस पे 1/3 प्रॉफिट लगा के सेल वैल्यू आ जाएगा। कितना हो रहा है? 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का हम लोगों ने सेल किया है। ठीक है, उसके बाद
क्या हुआ देखो, बोल रहा है कि अप्रूवल अप्रैल में आएगा लेकिन फाइनल अकाउंट्स तो मार्च में बनेगा, तो इस सेल को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो सेल कैंसिल का एंट्री क्या होगा, रिवर्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1 लाख। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बस यहाँ पर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, बस और कुछ नहीं, ताकि हम लोग को पता चले कि ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा ही बट हम लोग के पास है नहीं। ठीक है, लाइन विथ कस्टमर, कस्टमर के पास पड़ा होगा, कितने में रिकॉर्ड होगा, हाँ, क्योंकि रूल्स क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इसका कॉस्ट कितना है, इसको बेच कितने में रहे हैं 1 लाख, तो जो कम है एस टू वही बोलता है, वो हम लोगों ने देखा ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इतने में रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये सारा चीज ऑमिशन कर दिया है। ठीक है, अब इसी को रिपीट करके इधर लिखना है, तो हम और उसको रिपीट उस तरीके से नहीं लिखते, पीएल एडजस्टमेंट डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, तो हम लोग का पहला रेक्टिफिकेशन क्या होगा, हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है 1 लाख। ठीक है, फिर है क्लोजिंग स्टॉक टू, सॉरी सेल्स टू डेटर, मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू डेटर 1 लाख। और फिर क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, मतलब वही क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कस्टमर डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, 75,000। ठीक है, तो सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे, बाई डेटर बोल के कितना लिखेंगे 1 लाख, और टू डेटर बोल के भी कितना लिखेंगे 1 लाख। और ये इधर क्यों आया टू डेटर, पता है, क्योंकि जब हम लोग सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं तो सेल से लेस करते हैं, तो सेल से लेस तो हम लोग बाई साइड में करते हैं, सेल्स तो है नहीं इधर, तो फिर लेस किधर दिखाओगे, ऑपोजिट साइड में दिखाएंगे। और ये सेल का रिकॉर्डिंग हो गया 1 लाख, और 1 लाख का ही हम लोग का कैंसिल भी हो गया। अच्छा, इसके बाद और एक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बाई साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग पीएल के, तो वही लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, कितना हो जाएगा 75,000। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे इधर 75,000 का, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, कितना 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लो, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक 7, वैल्यू ऑफ करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, एक चीज गलत हो गया देखो, ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस, दो अप्रूवल वाज गिवन इन दिस डेट, दिस वर टेकन एज सेल फॉर मार्च 2022, मतलब इन्होंने सेल्स रिकॉर्ड किया था। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो रेक्टिफिकेशन में लिखा है ना, ये देखो, तो ये वाला रेक्टिफिकेशन में नहीं आएगा, क्यों बोलो, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्होंने कर रखा है, तो फिर ये रॉन्ग में भी लिख दो, ये गलती से ही इन्होंने सही कर रखा है। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला एंट्री कर रखा है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री इन्होंने कर रखा है, तो ये हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कैंसिलेशन वाला एंट्री और ये। ठीक है, तो फिर वहां पीएल एडजस्टमेंट में भी ये एक
हटा दो, कौन सा वाला, बाई डेटर वाला, ठीक है, मतलब ये पॉइंट हट जाएगा, इन्होंने ये चीज रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है, तो फिर ये वाला हम लोग को रिकॉर्ड नहीं कर, तो देखो कितना है, 11,80,000, तो बैलेंस यानी नेट प्रॉफिट 10,40,000, तो प्रॉफिट इतना होना चाहिए। प्रॉफिट बढ़ गया, क्यों बोलो तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, बढ़ा, तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होगा। देखो हम लोग का 3,75,000 से क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 7 लाख, तो प्रॉफिट भी हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है, मतलब इतने से तो बढ़ेगा ही, 2,50,000 प्लस 75 से तो बढ़ेगा ही, प्लस और भी कुछ रीजन है उस वजह से ये कितना हो गया है 10,40,000, लेकिन ओवरऑल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक देखो मिक्स्ड अप था, यहाँ रेक्टिफिकेशन भी दिया था और क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन दिया था, ठीक है, अब हम लोग फोर्थ वाला पढ़ते हैं, देखो बोल रहा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23rd June, तो इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था कब, 23rd June, जैसे थोड़ी देर पहले आज हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां पर हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टॉक का वैल्यू निकाला था, यहाँ ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करके ही स्टॉक का वैल्यू निकाल चुके हैं 23rd June को, जो कि कितना है 8 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd June से लेके 30th June के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए वो दिया है, और हम लोग को बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, हम लोग को फिजिकल स्टॉक नहीं निकालने बोला है, क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब कैसे निकालोगे, नॉर्मल अकाउंट्स का जो रूल्स होता है, यहाँ पर स्टॉक मेरे पास फिजिकली है कि नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है, एक्रूअल बेसिस पे निकालेंगे, मतलब स्टॉक अगर खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको रिकॉर्ड करो, स्टॉक अगर बेच दिया है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको भी रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला है, जबकि ये डेटा कैसे दिख रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है, बोल रहा है आउट ऑफ द अबव सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट 2,40,000 वेयर अनसोल्ड, कंसाइनमेंट का मतलब पता है, नहीं सेल ऑन अप्रूवल और कंसाइनमेंट अलग होता है, हाँ, तो मतलब नहीं बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर, अच्छा ठीक है, अच्छा, तो कंसाइनमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोग अपना प्रोडक्ट का सेल किसी कमीशन एजेंट के थ्रू से करवाते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट सेल, ठीक है, तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर और दूसरा कौन होता है, कंसाइनी। कंसाइनर का स्टॉक होता है, वो कंसाइनी यानी कमीशन एजेंट को पैसा देता है कि भाई तुम मेरा स्टॉक बिकवा देना इतने पे, हम तुम्हें इतना कमीशन दे देंगे, वो पहले से बात हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज है सिंपल, तो बोल रहे आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इन्होंने कंसाइनमेंट में भी गुड्स भेजा था, किसको भेजा होगा, कंसाइनी को, ठीक है, कंसाइनी को भेजा था, तो बोल रहा है कि 2,40,000 वेर अनसोल्ड, मतलब अब कंसाइनी जरूरी थोड़ी कि सारा ही बिकवा देगा, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, नहीं बिका होगा तो कितना पड़ा है उसके पास, 2,40,000, तो ये किसका स्टॉक है तो इनका ही, जिसका स्टॉक टेकिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पड़ा किसके पास है, कमीशन एजेंट के पास, तो जो स्टॉक बिका नहीं उसको ये लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जैसे बोला था लाइन विद कस्टमर, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, ठीक है, ये कंसाइनी के पास पड़ा हुआ। Purchase of 4 lakh were made out of which goods worth 1,60,000 were delivered on 5th July। बोल रहे 4 लाख का परचेस किया था जिसमें से 1,60,000 कब डिलीवरी हुआ है, 5th July को। सेल्स वेयर 13,60,000 which includes goods worth 3,20,000 sent on approval, half of these goods were written before 30th June 2022, goods are sold at cost plus, however goods costing 2,40,000 had been sold for 1,20,000। ऐसे तो देखो नहीं समझ में आएगा, लिखो इसका पूरा ड्रॉ करो तो ही समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से क्या समझ में आएगा कुछ, कि कब कौन सा डेट है क्या बोल रहा है।
तो देखो 23 जून को हमें, अच्छा हम लोग को निकालने कब का स्टॉक बोला है, 30 जून, तो 23 जून पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आएगा 30 जून। तो इसका कोई ईयर दिया नहीं है, नहीं दिया है। और 30 जून का हम लोग को स्टॉक का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर स्टॉक इन्होंने कैसे काउंट किया है, फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब गोडाउन में जाके जो इनको दिखा, जो व्यू हुआ इनका, वो है 48 लाख का इनको स्टॉक दिख रहा है, ठीक है, 48 लाख। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन इस बीच में क्या हुआ है, 2,40,000 का स्टॉक जो है वो अनसोल्ड है, वो कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है 2,40,000 गुड्स अनसोल्ड सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है। कंसाइनमेंट बेसिस पे जो गुड्स भेजा गया था उसमें से 2,40,000 का गुड्स अभी तक क्या है, अनसोल्ड है, ये इस पीरियड में है, ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है। फिर बोल रहा है परचेज हुआ है 4 लाख का, जिसमें से 1,60,000 कब डिलीवरी हुआ है, 5 जुलाई को, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेज हुआ है 4 लाख का, जिसमें से 1,60,000, तो ये जुलाई बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, 30th of June 2022, तो 5 जुलाई इसके बाद आ जाएगा, 5 जुलाई मतलब 5/7, ठीक है। तो 4 लाख में से क्या बोला था, 1,60,000 डिलीवरी कब हुआ है, 5 जुलाई, तो इसमें से 1,60,000 का गुड्स कब डिलीवर हुआ है, यहाँ पर डिलीवर्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो बाकी कितना बच रहा है, 2,40,000, इसको लिख के रख दिया, देखते हैं इसका क्या काम है, ये इतने तारीख को डिलीवरी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बोल रहे थे, सेल्स है 13,60,000, जिसमें से 3,20,000 का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th जून, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं सेल्स, सेल्स है 13,60,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से हाफ जो है अप्रूवल बेसिस पे सेल हुआ है, तो हाफ मतलब कितना हो जाएगा, बस 6,80,000, ये क्या हो जाएगा, सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा, 6,80,000 से, ओ बोल दिया है 3,20,000 ऑन अप्रूवल बेसिस, सॉरी, हाफ उसका अलग दिया, मैंने गलत लिख दिया, इसको 3,20,000 कर दो, ये हाफ नहीं है, इसमें से अप्रूवल बेसिस का सेल, हाँ सेल ऑन अप्रूवल है, ये क्वेश्चन खुद बता दिया, 3,20,000। तो जो नॉट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है वो कितना है, नॉट, हाँ नॉट सेल ऑन अप्रूवल, बाकी अमाउंट, मतलब टोटल सेल है 13,60,000, उसमें से 3,20,000 अप्रूवल बेसिस का, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो अप्रूवल बेसिस के अलावा जो सेल है, मतलब जो अप्रूवल बेसिस का नहीं है, वो कितना हो जाएगा, 13,60,000 माइनस 3,20,000 कितना हो जाएगा, 10,40,000। अच्छा, अब और क्या बोला है, बोल रहा है कि हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर रिटर्न बिफोर 30th जून, तो कौन सा गुड्स का बात हो रहा है, मतलब अप्रूवल वाला, उसी का तो रिटर्न का बात होगा ना, इसका आधा कब रिटर्न हुआ है, 30th जून के पहले, तो इसका आधा कितना होगा, 1,60,000, ठीक है, ये रिटर्न हो गया, 1,60,000 हो गया है, रिटर्न कब हुआ है, बिफोर 30th जून, मतलब अगर इसको हम ड्रॉ के हिसाब से दिखाए तो 30th जून के पहले कोई भी एक डेट ले लेते, जो कि मुझे नहीं पता, ये 30th जून के पहले का डेट हो गया, क्योंकि मैंने 30th जून यहाँ लिखा है ना, तो इसके पहले ये रिटर्न होगा, और बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बाकी कितना है,
बाकी भी 1,60,000 है, तो ये क्या हुआ? इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये क्या है? अभी तक कस्टमर के पास ही है और अप्रूवल भी नहीं मिला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये है लाइन पड़ा हुआ है कस्टमर के पास, लाइन विद कस्टमर। तो ये सब देखो, ये जो भी ड्रॉ दिख रहा है, शायद इतना कुछ दिख रहा होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन में बोल दिया है, वो जस्ट मैंने यहाँ पर इसको विजुअलाइज किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है? जैसा क्वेश्चन में बोल दिया, इतना कुछ बोल रखा है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन में बोला है कि देखो 48 लाख का फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया था इन्होंने, और ये कब किया था? 23 जून को। और 23 जून से लेके 30 जून के बीच में ट्रांजैक्शन में बोला था 2,40,000 का स्टॉक जो है कंसाइनमेंट में जो भेजा गया था, उसमें से 2,40,000 का स्टॉक बिना बिके पड़ा हुआ है, किसके पास? कंसाइनी के पास। परचेज किया था 4 लाख, उसमें से 1,60,000 का डिलीवरी हुआ था 5 जुलाई को। 2,40,000 का कुछ नहीं बोला है, मतलब वो डिलीवर्ड है। और सेल्स जो हुआ है उसमें से सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का सेल है 3,20,000, तो बिना अप्रूवल बेसिस का 10,40,000। अप्रूवल बेसिस के सेल में 1,60,000 का रिटर्न हो चुका है 30 जून के पहले, बाकी का कुछ नहीं बोला है, तो वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, मतलब इनका जीपी, जीपी तो नहीं निकाल सकते, कॉस्ट प्लस 25% बोला, मतलब जीपी निकाल लेंगे, बट ये तो जीपी नहीं है, ये है प्रॉफिट और कॉस्ट बोला है, ठीक है? और however goods costing 2,40,000 had been sold for 1,20,000, बोल रहा है कि 2,40,000 का स्टॉक 1,20,000 में बिका है। तुम लोग बोल सकते हो यहाँ से कौन सा स्टॉक बेच सकते हो, पहले बोलो। जो परचेस किया, हाँ दिख रहा है इधर 2,40,000, ठीक है? ये वाला स्टॉक कितने में बेचा है? 1,20,000 में बेचा है, तो ये स्टॉक कैसे बिका है? सोल्ड ऑन 1,20,000, ठीक है? 1,20,000 में इसको बेच दिया है, तो बोलो ये कैसा सेल है? एबनॉर्मल सेल बोलते हैं इसे, ठीक है? एबनॉर्मल क्यों? मतलब कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, तो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल, या फिर इस आइटम को हम लोग बोलते हैं पीएसएल आइटम। पीएसएल का मतलब बोला था पोर सेलिंग लाइन आइटम, ठीक है? पोर सेलिंग लाइन आइटम। तो ये वाला बेच के हम लोग का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ये हम लोग का पोर सेलिंग लाइन आइटम हो गया, ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोग को करने क्या बोला है? ये सब तो देखो क्वेश्चन बोल रखा था, हम लोग को बोला है 30 जून का स्टॉक बताओ। 30 जून का स्टॉक कितना है वो बता दो, ठीक है? या नहीं बोला फिजिकल के हिसाब से बताओ, हमें नॉर्मल बताना है, जैसे हम लोग अकाउंट्स करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें कैसे ट्रीट करोगे? मुझे तो इधर का डेटा है, इधर वाला पूछा है, तो नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट से जा रहा है, एंड का पूछ रहा है, तो एंड पीरियड कुछ भी हो हम लोग इसे क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30 जून 2022। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले करते हैं ओपनिंग स्टॉक, प्लस उसमें क्या करते हैं? परचेस सीओजीएस, सेल नहीं, माइनस सीओजी, सेल करने से तो गलत हो जाए, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब क्योंकि इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम है, तो जो कॉलम मैंने तुम लोग को सिखाया है वो करना पड़ेगा तुम लोग। बताते क्या? नॉर्मल कॉलम, एबनॉर्मल और टोटल। 30 जून 2022 का निकालने के लिए ये कॉलम करने से और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर्स। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेट कौन सा हो जाएगा? 23 जून 2022, ये मेरा ओपनिंग डेट होगा। क्लोजिंग डेट है 30 जून, तो उस डेट को मेरे पास कितना स्टॉक था? क्या इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है? पहले ये बोलो, एबनॉर्मल आइटम कहाँ पर इंक्लूड है? परचेज में, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि 4 लाख का परचेज था, और हम लोग को ये नहीं बोला है कि उसमें से ही 2,40,000 वाला हम लोगों ने बेचा, बट कैलकुलेशन करके तो वैसे ही दिख रहा है।
मानने को ये भी मान सकते हो कि ये 2,40,000 वाला वो नहीं है, ये यहाँ इंक्लूड है, वो भी मान सकते हो। वैसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये तो पूरा डेटा मैच हो गया ना कि 2,40,000 कॉस्टिंग का स्टॉक इतने में बिका है, तो ये तो पूरा 2,40,000 आ रहा है। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पर ये नहीं मानेंगे कि ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो ओपनिंग स्टॉक का टोटल कितना, 48 लाख। इसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है नहीं, तो एबनॉर्मल का कॉलम खाली, नॉर्मल में कितना लिख देंगे, 48 लाख। ठीक है, फिर ऐड कर देंगे परचेज। तो परचेज हम लोग को हमेशा क्या लिखना पड़ता है, नेट परचेज लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ रिटर्न वगैरह हुआ तो लेस कर देना पड़ता है। अब यहाँ पर समझो परचेज कितना कितना है, तो बोलो पहले परचेज हम लोग का कितना है, 4 लाख। लेकिन इन्होंने फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया और एक चीज बोल रखा है कि 2,40,000 का स्टॉक बेच दिया है, मतलब इनके पास फिजिकली अवेलेबल था, लेकिन 1,60,000 5 जुलाई को डिलीवर्ड हुआ है। मतलब हम लोग इसको दिखाए कि नहीं दिखाए, 1,60,000 दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो क्लोज मतलब नॉर्मल अकाउंट्स करने बोला है, तो हम लोग 4 लाख ही दिखाएंगे। लेकिन दो को अलग दिखा देते हैं, मतलब एक लिख देंगे स्टील इन ट्रांजिट और एक लिख देते हैं रिसिप्ट। क्यों, क्योंकि 2,40,000 एबनॉर्मल आइटम है, तो एबनॉर्मल कॉलम में दिखाएंगे तो दो अलग नाम से लिख देते हैं। तो परचेज में मेरा रिसिप्ट आइटम कितना है, बोलो 2,40,000, और ये पूरा 2,40,000 मेरा क्या आइटम निकल गया है, एबनॉर्मल, क्योंकि वो कम दाम में बिका, जो खरीदा उससे भी कम में बिका, तो उसको एबनॉर्मल आइटम ही बोलोगे। और स्टील इन ट्रांजिट कितना, लेकिन देखो दिखाया हम लोगों ने दोनों ही, ऐसा नहीं कि एक दिखाया, अलग अलग लिख रहे हैं तो ये मत सोचो कि दिखाया नहीं। हम लोगों ने 4 लाख ही दिखाया, लेकिन नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम में अलग अलग पुट करके दिखाया। जो स्टील इन ट्रांजिट है वो तो सही है आइटम, ठीक है, तो उसको नॉर्मल कॉलम में दिखा दिया। अच्छा, अब और कौन सा स्टॉक यहाँ पर हमारा आना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल स्टॉक अवेलेबल, और उसमें से जो बिक गया वो लेस करके क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे ना। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक इतना है, मेरे पास परचेस किया हुआ स्टॉक इतना है, और मेरे पास कौन सा स्टॉक है बता सकते हो? ये जो दिख रहा है वो तो सेल से माइनस करेंगे, सेल से माइनस कर देंगे। और कौन सा होगा, वो तो सेल से माइनस करोगे तो उसका हिसाब मिल जाएगा। हाँ, कंसाइनमेंट का जो अनसोल्ड गुड्स है वो भी तो मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। मतलब मुझे पता है कि मैंने कंसाइनी को जितना स्टॉक बेचने दिया था उसमें से उसके पास कितने का स्टॉक पड़ा हुआ, तो वो भी तो मेरा स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास, तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो तो मुझे डे 1 मतलब इस तारीख को ही पता है ना, ये वाले तारीख को ही तो पता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अनसोल्ड कितना था, 2,40,000। क्या ये पूरा नॉर्मल आइटम था, हाँ ये नॉर्मल आइटम 2,00,000। तो टोटल स्टॉक अवेलेबल ये हो जाएगा। टोटल ये वाला 2,40,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 और 48, 52 लाख। अच्छा, अब क्या निकालोगे, सीओजीएस। मेरे पास इतना स्टॉक है जिसमें से जो बिक गया उसका कॉस्ट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो सीओजीएस कैसे निकालते हैं, सेल से प्रॉफिट लेस करके। तो सेल्स बोलो, टोटल सेल कितना है, ड्रॉ में देखो 13,60,000 दिख रहा है, लेकिन इसमें से कितना सेल रिटर्न हो गया है, नहीं रिटर्न कितना हुआ, कंफर्म रिटर्न कितना, 1,60,000। तो ये माइनस कर देने से क्या मिल जाएगा, नेट सेल्स। एक बार ये माइनस कर देते हैं तो नेट सेल मिल जाएगा। तो सेल्स लिखो 13,60,000, लेस कर देते हैं रिटर्न, हाँ 1,60,000। अच्छा, अभी कैलकुलेट मत करो, और एक चीज पूछ लेते,
जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस सेल को भी हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 1,60,000 फिर से क्या कर देंगे, ऐड কেন করবে, রিটার্ন এটা ক্যান্সেল করলে তো সেল কম হবে, माइनस होगा ना, 1,60,000 फिर से माइनस होगा, एक तो रिटर्न वाला माइनस और एक नॉट अप्रूव्ड। नॉट अप्रूव्ड वाला भी तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसका सेल भी तो हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, एक कंफर्म रिटर्न है और दूसरा नहीं पता था तो हम लोगों ने खुद ही रिटर्न मान लिया, तो दोनों रिटर्न, एक रिटर्न रिटर्न है, दूसरा है नॉट अप्रूव्ड, सो हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया, तो फिर हम लोग का नेट सेल आ जाएगा। हाँ, जो लाइन विद कस्टमर है, और जो कस्टमर ने खुद बोल दिया कि भाई रिटर्न, वो तो रिटर्न हमें पता ही है, और जो लाइन विद कस्टमर है वो भी रिटर्न करके दिखाएंगे, मतलब लेस करके दिखाएंगे। कितना हो जाएगा, 10,40,000। ठीक है, अब ये सेल जो है इसमें प्रॉफिट पूरा तुम लोग ये नहीं लगा सकते हो कॉस्ट प्लस 25%, क्योंकि ये 13,60,000 का जो सेल है इसमें मेरा एक एबनॉर्मल सेल भी है, ये वाला जो इतने में बिका है। ठीक है, तो एबनॉर्मल सेल कितने का है, 1,20,000। ठीक है, तो ये 10,40,000 के अंदर मेरा एबनॉर्मल सेल कितने का है, तो एबनॉर्मल वाले कॉलम में लिखे 1,20,000, टोटल कॉलम में लिखो 10,40,000, तो नॉर्मल सेल कितना हो जाएगा, माइनस करो 10,40,000 से 1,20,000, 9,20,000। मतलब नेट सेल मेरा 10,40,000, जिसमें से मुझे पता है मैंने एक सेल 1,20,000 का किया है, जिसमें मेरा लॉस है जो कि मेरा एबनॉर्मल सेल है। अब ये सेल में मुझे प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, तो एक केस में तो मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को सेल से क्या करते हैं, लेस, और लॉस को क्या करते हैं, ऐड। ठीक है, तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे, लॉस को क्या कर देंगे, ऐड। तो लॉस तो पता ही है तुम लोग को, कैसे, यहाँ देखो ना, 2,40,000 का 1,20,000 में बिका, तो लॉस कितना है, 1,20,000 लॉस है, तो लॉस जो है वो किधर लिख देंगे, टोटल कॉलम में पहले लिख लो 1,20,000, और ये कैसा सेल का लॉस है, एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल कॉलम में कितना लिखोगे 1,20,000। और प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाते हैं नॉर्मली हम लोग, कॉस्ट के ऊपर 25%, तो हम लोग को सेल के ऊपर कितना हो जाएगा, 25% मतलब कितना होता है, 25/100 मतलब 1/4, तो सेल के ऊपर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 4 रुपए अगर कॉस्ट है तो 5 रुपया सेल वैल्यू, 1/5। तो 1/5 प्रॉफिट निकालना है, किस पे निकालोगे, जो नॉर्मल सेल है उस पे, नॉर्मल सेल कितना है 9,20,000, तो 9,20,000 के ऊपर 1/5 निकालो 1,84,000, तो नॉर्मल कॉलम में माइनस में लिखना है, क्योंकि प्रॉफिट क्या करना पड़ता है, लेस। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे 1,84,000। ये नेगेटिव क्यों दिखा रहे, क्योंकि सेल से प्रॉफिट लेस होता है, ये पॉजिटिव क्यों दिखा है, क्योंकि सेल में लॉस ऐड होता है, तब तो सीओजीएस पता चलेगा। अच्छा, अब निकालो सीओजीएस, तो 9,20,000 का सेल किया, 1,84,000 का प्रॉफिट कमाया, तो एक्चुअली उस स्टॉक का कॉस्ट कितना था, 7,36,000। 1,20,000 में बेचा, 1,20,000 का लॉस किया, तो उसका कॉस्ट कितना था 2,40,000, और यहाँ पर नेट करने से मतलब सॉरी टोटल करने से कितना आ रहा है, हाँ 9,76,000। ठीक है, तो ये सीओजीएस आ गया। अब क्या करना है, टोटल स्टॉक अवेलेबल से सीओजीएस लेस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल लेंगे, ए माइनस बी करके, मैंने यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिखा है, तो ए माइनस बी, तो एबनॉर्मल वाला कॉलम 0 दिखेगा, क्यों, 2,40,000 का स्टॉक था, पूरा का पूरा बेच दिया, तो ये तो मेरा 0 दिखेगा, बाकी इधर देख लेते। और टोटल भी वही आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल का तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, तो टोटल भी इतना ही आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के ही तो टोटल आता है, जब एबनॉर्मल मेरा 0 है तो फिर इधर वाला भी 44,64,000 ही आएगा। बोलो, समझ में आया।
देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये समझ के करने का। देखो ये तो वो अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट है नहीं कि हम लोग कोई रूल्स के अकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पर पूरा ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कब हमें फिजिकल स्टॉक टेकिंग से नॉर्मल स्टॉक टेकिंग दिखाने बोल रहा है, कब बोल रहा है कि नॉर्मल स्टॉक टेकिंग किया था फिजिकल स्टॉक टेकिंग बताओ। तो जैसा पूछेगा वैसा हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। इसका कोई रूल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा स्ट्रक्चर बना लो उसके साथ साथ ऐसा ऐसा कर दो, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का एक होता है कि ऐसे लिखो। उसमें भी कंसेप्ट होता है, फिर भी होता है ना कि बहुत से लोग याद कर लेते हैं कि ये चीज ट्रेडिंग में जाएगा, ये चीज पीएल में जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर अभी भी दो क्वेश्चन है, लेकिन दो बड़ा बड़ा क्वेश्चन। एक काम करते हैं हम लोग, लास्ट क्लास में कुछ एमसीक्यू किए थे ना, इसमें से ए सॉरी ट्रू फॉल्स किया था ना, করিনি না কিছু। আমারও মনে নেই। ঠিক আছে আরেকবার করে নিচ্ছি, কারো মনে আছে কিনা, কেউ তো কিছু বলছে না। अच्छा, एक काम करते जो टाइम है उसमें हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते, ठीक है। सबसे पहले बोला है করলে খুব জোর 5টা করেছে আমার যতটা মনে পড়ছে, মানে আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না। करने से 5 किया था बट मुझे भी याद नहीं है। ठीक है चलो, याद नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार और कर लेंगे। इन्वेंट्रीज आर, अभी भी दो क्वेश्चन बाकी है, लेकिन इतने कम समय में वो दो क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि थोड़ा समय लेके करना पड़ रहा है ना, इसीलिए यही कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज आर स्टॉक ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स दैट आर मेंटेन्ड फॉर मेनली द पर्पस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। बोल रहा है इन्वेंट्रीज जो है वो स्टॉक ऑफ गुड्स होता है और मटेरियल होता है जो कि हम लोग मेंटेन करते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। बोलो रेवेन्यू का मतलब सेल। क्या फॉल्स, फॉल्स क्यों होगा? अरे इन्वेंट्रीज क्या क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बिकता है ना। इन्वेंट्रीज का मतलब ही तो स्टॉक होता है। अब स्टॉक दो तरीके का होता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, ओपनिंग भी। अरे यहाँ नहीं बताया था कितने तरीके का इन्वेंट्रीज होता है। रॉ मेटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल। अगर मैन्युफैक्चरर हो और अगर ट्रेडर हो तो एक ही फिनिश गुड्स ही हम लोग का क्या होता है, स्टॉक होता है। तो ये रॉ मेटेरियल क्यों खरीदते हो? प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए, तो सेल नहीं हुआ। WIP में जो है कंडीशन में पड़ा हुआ है स्टॉक, तो वो भी कल फिनिश गुड्स बनेगा तो क्या करोगे, बेचोगे। फिनिश गुड्स का क्या करोगे, बेचोगे। स्टोर एंड स्पेयर्स को कंज्यूम करोगे ताकि मैन्युफैक्चर कर पाओ। पैकिंग मटेरियल का भी यूज इसीलिए करोगे ताकि सेल कर पाओ। और ये ट्रेडर की तरफ से भी देखोगे तो फिर स्टॉक बेचोगे, तो फिर इन्वेंट्रीज का काम क्या है? सेल के लिए ही तो इन्वेंट्री स्टॉक का जरूरत होता है। तो फिर आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। तो मुझे लगता है शायद हम लोगों ने नहीं किया था ट्रू, नहीं किया। शायद ये किया होगा करने से, ये नहीं, ये भी नहीं किया था, किसी और चैप्टर में किया होगा, कभी कभी छोड़ दिया था ना। अच्छा, एक मैम लेकिन बिल्डिंग इज, क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता है, वो तो सेल नहीं होता है। इन्वेंट्रीज का मतलब ही स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक का बात नहीं है। सेल के लिए तो है ना, वो बिका नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक तो है। अच्छा अच्छा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक बिका नहीं, मेरे पास 10-20 पेन है, वही मेरा स्टॉक है। तो अब वो उसमें से 5 बिका, 5 नहीं बिका, 10 ही बिक गया, या फिर 8 बिका, 2 नहीं बिका, तो क्या फर्क पड़ता है तो मेरा बेचने के लिए। आज नहीं बिका कल बिकेगा, मतलब बेचने के लिए ही बैठे। अगर नहीं होता है तो वो तो बिजनेस का फेलियर ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ए बिल्डिंग इज कंसिडर्ड इन्वेंट्री इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो यहाँ साइड में कंस्ट्रक्शन, तो ये जो बिल्डर बिल्डिंग बेचेगा उसके लिए थोड़ी वो फिक्स्ड एसेट है, उसके लिए क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर बोल रहा है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एज कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीज। स्टॉक का वैल्यू कैसे करते हो? कैरिंग कॉस्ट का मतलब पता है? कैरिंग कॉस्ट लेस बोला है,
ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं। इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ये जो है ये तो एकदम मतलब इसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं। वैसे कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि स्टॉक को रखने का खर्चा, स्टोरेज कॉस्ट को ही कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ गए, क्या उसको रखने का खर्चा नहीं होता है? मतलब एक गोडाउन अगर रेंट पे ले रहे रेंट, एक स्टोर मैनेज करने के लिए किसी को रखा, एक मतलब गोडाउन के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड को रखा, चोरी ना हो जाए, तो ये सब होता है स्टॉक को कैरी करने का खर्चा। बट कैरिंग कॉस्ट लेस परसेंटेज डिक्रीज, ऐसा कोई कंसेप्ट होता नहीं इन्वेंट्री को वैल्यू करने का। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ये होता है, तो ये वाला इसीलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। फिर बोल रहा है मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग को क्या लगता है फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है पता है? फिजिकली जाके चेक करने का काम को हम लोग बोलते हैं फिजिकली इन्वेंट्री सिस्टम। लेकिन ये काम कौन करता है तुम लोग को लगता है? मैनेजर करेगा। मैनेजमेंट हैज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोज। एक्चुअली मैनेजमेंट जो फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, वो बता देंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परपिचुअल, मतलब वो कंप्यूटर में बैठ के काम करता है। ठीक है, कैसे करता है? इतना स्टॉक खरीदा, उसका इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलता है? परचेज मैनेजर के पास से। ठीक है, और जो इशू करते हैं ना स्टॉक को फैक्ट्री में, उनसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि आज सारा दिन में कितना स्टॉक रॉ मटेरियल का मेरा आउट हुआ। ठीक है, तो परचेज इतना था, इतना आउट हुआ, तो मेरे पास अभी कितना बचा हुआ, ये कैलकुलेशन वो कंप्यूटर में बैठ के करता है। वो कभी भी गोडाउन में जाके चेक वेक नहीं करता है। तो उसका जो मेथड होता है उसको बोलते हैं परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये थ्योरी आता है तो ये हम बता देंगे। लेकिन मैनेजमेंट जो डेली इंफॉर्मेशन जो है इस तरीके से इकट्ठा नहीं करता है जो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम में होता है। ठीक है, इसको जब पढ़ाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना समझो कि मैनेजमेंट कैसे स्टॉक मेंटेन करता है, तो वो पूरा कंप्यूटराइज्ड मेथड में करता है। ट्रांजैक्शन देखता है, इतना खरीदा है, इतना स्टॉक इशू हुआ है, फिर इतना बचा हुआ है। ठीक है, जैसे तुम लोग फीफो लिफो में देखते हो, इतना स्टॉक खरीदा, इतना इशू हो गया और इतना बचा हुआ। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। अब पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया बोलो? पीरियोडिक का मतलब हो गया कि हम लोग एक पीरियड वाइज, जैसे कि हफ्ते में या फिर 15 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक को चेक करेंगे। इसको बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो तुम लोग बोलो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल एंटरप्राइज है तो क्या उसके लिए ये मेथड सूटेबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका स्टॉक काउंटिंग करना आसान है। वो तो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो पीरियोडिक मेथड में चेक करने से वो अपना स्टॉक को मेंटेन आराम से कर सकता है। फिर बोल रहा है व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मैम ओवर फोर्थ का स्टेटेड। आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर क्या है हम लोग का? फॉल्स। ये वाला। अच्छा ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड का मतलब ज्यादा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडर स्टेटेड, यानी ना फॉल्स। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि क्लोजिंग, ये एग्जाम्पल से भी देखा था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होने से प्रॉफिट कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शन होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला है हाँ, ये तो गलत दे रखा है। हम लोग को क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने बोला है, तो ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस सीओजीएस होना चाहिए। तो ये तो फॉर्मूला ही, मतलब जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला है वही गलत दिया हुआ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये वाला गलत है, ये माइनस होने से ये ट्रू हो जाता। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस। फॉल्स तो होगा, क्यों होगा बोलो? इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है वो बोलो। देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, देखो मैंने लिख दिया था, वही आएगा, सारा कॉस्ट नहीं आएगा। देखो क्या लिखा था, परचेज कॉस्ट, और क्या होता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और क्या आता है अदर कॉस्ट में सिर्फ वही कॉस्ट आता है जो हम लोग के स्टॉक को लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जरूरत है, वही मेरा मेटेरियल का
मतलब मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, जो भी हो, अगर हम लोग ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स, और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो मटेरियल। तो कॉस्ट में यही 3 कॉस्ट आएगा, सारा का सारा कॉस्ट नहीं आता है। बेसिकली जो ट्रेडिंग में लिखते हैं वही सब आएगा, बाकी सारा कॉस्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का फिर क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, कौन सा वाला किया हम लोगों ने? 8। फिर 9th नंबर में बोल रहा है इन्वेंट्री बाई प्रोडक्ट्स should be valued at net realizable value where cost of byproduct can be separately determined. बोलो। बाई प्रोडक्ट याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? मैम 8 वाला फॉल्स क्यों, एक बार फिर से बोलिए। सारा कॉस्ट नहीं आता है, बस ये 3 कॉस्ट आता है। ऐसा नहीं कि उसमें हम लोग का मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सब आ जाए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाए। मटेरियल का कॉस्ट का मतलब मटेरियल जितने प्राइस में खरीदा, उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा, और बाकी खर्चे में मटेरियल को अपने लोकेशन तक पहुंचाने का जितना खर्चा होता है, बस ये 3 चीज आता है, अच्छा बाकी नहीं ठीक है। है। बोलो, बाई प्रोडक्ट का मतलब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं पढ़ा है? हाँ, हम लोग जब फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कर रहे थे तब हम लोगों ने बाई प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है, बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बोलो, एग्जाम्पल दिया था, जब चीनी बनता है तो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आता है? मोलासिस। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि जब हम लोग छाछ मतलब घी निकालते हैं, ठीक है, बटर निकालते हैं, तो बटर मिल्क ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है, तो वो हम लोग रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली निकल के आता है, उसको ही क्या बोला जाता है? बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट को मार्केट में जब हम लोग बेचेंगे तो बोल रहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू वेयर कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटली डिटरमाइंड। मतलब नॉर्मली क्या हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। सेपरेटली डिटरमाइन कैसे करोगे? देखो, हम लोग बना रहे थे बटर, ठीक है, हम लोगों ने बटर के हिसाब से खर्चा किया कि भाई इतना मलाई लेंगे, इतना ये लेंगे, इस तरीके से बटर से हम लोग, अब बटर मिल्क निकल के आ गया, अब हम लोग को क्या पता उसका प्राइस क्या, मतलब उसके लिए हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकट किया, उसके लिए तो किया ही नहीं। जैसे चीनी बनाते हुए गुड़ निकल गया, तो खर्चा तो चीनी के लिए किया था, गन्ना भी खरीदा था चीनी के लिए, प्रोडक्शन भी उसी के लिए कर रहे थे, अचानक से मोलासिस निकल के आ गया, तो अब उसको मार्केट में बेचेंगे कैसे? तो वो तो सेपरेट होता ही नहीं है, सेपरेटली डिटरमाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कर पाते हो तो अलग बात है, लेकिन कर तो नहीं पाते ना नॉर्मली, तो फिर हम लोग को उसको किस में वैल्यू करना चाहिए? बोल रहा है शुड बी वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मिलेगा उसी पे करना चाहिए, लेकिन वो तो तब करेंगे ना जब हम लोग उसको कैन नॉट बी सेपरेटली डिटरमाइंड। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अगर सेपरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो भाई ये लो बटर मिल्क, कितना मिलेगा उतने में ही हम लोग बेच देंगे, क्योंकि उसको लेके हमारा दिमाग खराब नहीं है, हमें तो पता है अपने बटर को कितने में बेचना है। ठीक है, फिर 10th नंबर में देखो क्या बोल रहा है, abnormal amount of wasted material, labor or other production overhead expenses are included in the cost of inventories। क्या ये होगा? अभी तो cost of inventories समझाया, ये सवाल था। तो अगर मेरा मटेरियल वेस्ट हो गया, उसका जो खर्चा हुआ, या लेबर या अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, क्या ये हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आएगा कभी भी? अभी तो बोला ये सब आता है, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और अदर कॉस्ट, तो नहीं है। अब आ रहा है परपिचुअल सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। बोल रहे परपिचुअल तो अभी मैंने बताया कौन करता है, मैनेजर करता है, कहाँ करता है? कंप्यूटर में बैठ के। तो क्या उसके लिए काम बंद करना पड़ेगा? बिजनेस नहीं, फिजिकल स्टॉक टेकिंग करोगे तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ ascertaining इन्वेंट्री बाय टेकिंग एन एक्चुअल फिजिकल काउंट। बोलो हाँ, ये जो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है फिजिकल काउंटिंग मेथड होता है, फिजिकल काउंटिंग मेथड का ही नाम क्या होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल काउंटिंग करके ही हम लोग स्टॉक टेकिंग करते हैं, इसीलिए तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना स्टॉक है फिजिकली काउंट कर ही नहीं सकते हम लोग, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। The value of closing inventory under simple average price method is realistic as compared to LIFO। बोल रहा है कि अगर LIFO में वैल्यू कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक का, और अगर सिंपल एवरेज में कर रहे हो, तो जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा किसमें ज्यादा रियलिस्टिक होगा? रियलिस्टिक का मतलब है मार्केट के वैल्यू के साथ आसपास कौन सा होगा। तो फिर ये वाला आंसर क्या होना चाहिए? तो ये वाला हम लोग का क्या, ये यहाँ पर क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी अंडर सिंपल एवरेज मेथड इज रियलिस्टिक एज कंपेयर टू
लीफो। तो लीफो, हाँ ट्रू होगा। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो लास्ट, हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट थोड़ी होता है, ये क्या होता है? करेंट एसेट होता है, ठीक है। अंडर इन्फ्लेशनरी जो है कंडीशन, फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब क्या? चीजों का दाम बढ़ रहा है, और अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कम दाम का चीज पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का सीओजीएस कम दिखेगा, बोल रहा है नॉट सोन लोएस्ट वैल्यू, लेकिन कम दिखना चाहिए। जैसे देखो 10 रुपया, नेक्स्ट दिन हो गया 11 रुपया, 12, ये तो होता है ना इन्फ्लेशन, कि जो चीज आज 10 में मिल रहा है कल 11, फिर 12, फिर 13। तो अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक आउट करेंगे? 10 वाला। तो हम लोग का सीओजीएस क्या दिखेगा? 10 रुपए के हिसाब से दिखेगा, फिर 11, फिर 12, फिर 30। तो नॉर्मली हमेशा बढ़ कहाँ रहा है? नॉर्मली हमेशा तो कम ही दिखेगा ना। मार्केट में अगर कोई चीज 11 का मिल रहा है, हम तो उसको 10 का कैलकुलेट, तो फिर अंडर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? फीफो विल नॉट सो लोएस्ट वैल्यू, नहीं, फीफो विल सो लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस, तो फिर ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फिर लीफो में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज बेस्ड ऑन द assumption दैट कॉस्ट आर चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। बोल रहे लिफो सिस्टम में जब हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें क्या एजम्पशन लेते हैं? कॉस्ट आर चार्ज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। जैसे जैसे आ रहा है क्या वैसे वैसे चार्ज होता है? वो तो फीफो में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आ रहा है वैसे चार्ज हो रहा है। 10 रुपए का खरीदा तो 10 रुपए ही अब मेरे कॉस्ट में जाएगा, 11 का खरीदा तो 11, या फिर अगर सेम भी प्राइस रहा। लेकिन लीफो में तो उल्टा होता है, पहले ये जाएगा, जबकि खरीदा तब पहले ये था, ठीक है। तो फिर और कैसे हो रहा है? जो खरीद रहे हैं उसके हिसाब से तो हो नहीं रहा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरबी whichever is less is based on the principle of conservatism। बोलो ये वाला, हाँ ट्रू। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ही होता है। कि ये मैंने तुम लोग को बोला था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। कंजर्वेटिज्म क्यों? क्योंकि देखो मेरा एक चीज 100 रुपए का है, हम इसे बेच सकते हैं 120 रुपए में, फिर भी मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितने का रिकॉर्ड करना है, तो मेरा प्रॉफिट कितना कैसे दिखेगा? कम दिखेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम यानी प्रॉफिट कम। क्योंकि हम लोग कभी भी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को अभी से रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। और अगर उल्टा हुआ कि ये 100 रुपए का चीज मान लो बिकेगा 80, इसका दाम गिर गया, तो फिर हम लोग 80 दिखा देते, 100 नहीं दिखाएंगे। हो सकता है कि जब बेचने गए तो 100 रुपए का ही बिक गया, वो भी हो सकता है, बट फिर भी हम लोग हमेशा क्या दिखाते हैं? वही दिखाते हैं जिसमें मेरा प्रॉफिट कम रिकॉर्ड होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो ये आंसर हम लोग का ट्रू है। फिर बोल रहा है फिनिश गुड्स आर नॉर्मली वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज आर। ये तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर होगा। तो ये तो रूल्स है जो कि दिया हुआ ही गलत है AS2 के हिसाब से। तो ये हम लोग का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी एमसीक्यू नहीं, ट्रू फॉल्स। तो नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ है एमसीक्यू, और वो एक परपेचुअल और फिजिकल इन्वेंट्री में डिफरेंस और 2 क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग, ठीक है। फिर आज इतना ही कर